हेलो एवरीवन, दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट, लेकर आपके लिए एक नई वीडियो जो डील करेगी चैप्टर 13 ऑफ द सीआरपीसी के साथ, जो डील करता है अपनी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स के साथ। तो क्रिमिनल कोर्ट पहले ये समझना पड़ेगा, फिर ज्यूरिसडिक्शन वर्ड क्या चीज़ है वो समझनी पड़ेगी, और कहाँ कहाँ ये डील कर सकते हैं वो इस चैप्टर के अंदर डिटेल में बताया गया है। तो जो क्रिमिनल कोर्ट है, अगर उसकी डेफिनेशन के ऊपर हम जाएँ तो पहले देखते हैं हम लोग, जैसे कि सेक्शन 6 आपका है, उसके बाद आपका बात करता है सेक्शन 26 है। तो 6 सेक्शन के अंदर क्या बता रखा है कि वो कौन कौन से क्रिमिनल कोर्ट्स होंगे क्रिमिनल, तो कौन कौन से, जैसे कि वहाँ पे बता रखा है कि हाई कोर्ट के अलावा अपने पास कोर्ट ऑफ सेशन होती है एक स्टेट के अंदर, अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको बोलते हो, तो वो कोर्ट ऑफ सेशन हो गया। उसके बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट रहेंगी अपनी, जीएमआईसी और जीएम2सी की रहती हैं। उनके साथ आपकी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट रहेगी, या फिर आपके एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स रहेंगी। लेकिन अगर हम बात करें कि ट्रायल कोर्ट कौन सी होंगी, तो मतलब जहाँ पे ऐसा कोई भी शख्स, मैं बोलूँगा यहाँ पे ऐसा कोई भी पर्सन आपका जो कि किसी केस को जुडिशियल तरीके से उसको डिसाइड करने वाला जो अथॉरिटी रखेगा, वो पर्सन आपका क्या होगा, ट्रायल कोर्ट होगा। तो मतलब ऐसा कोई भी कोर्ट जो कि किसी भी एक केस को फाइनली डिसाइड या फिर ट्राई कर सके। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है वो आपका उस केस को किसी भी तरीके से ट्राई नहीं कर सकता, तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज़ नहीं होगा आपका, अगर बात करेंगे क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर अपने ट्रायल कोर्ट की। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो आपके हाई कोर्ट हो गया, उसके अलावा आपके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हो गए, उसके बाद आपके जीएमआईसी जीएम2सी की कोर्ट हैं, सीजीएम हो गए हैं, अपना मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हो गया। तो ये सारे मैजिस्ट्रेट आपके डील कर सकते हैं, किसी भी केस को वो ट्राई कर सकते हैं। तो क्रिमिनल कोर्ट का मीनिंग हमें पता चल गया कि ये क्रिमिनल कोर्ट कौन होगा, ऐसा कोई भी कोर्ट जो कि केस को जो भी क्रिमिनल केस होगा उसको डील कर सकते हैं और फाइनली उनको ट्राइड एंड डिस्पोजल ऑफ कर सकते हैं, तो वो आपका क्रिमिनल कोर्ट होगा। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर आपकी बात करी गई ज्यूरिसडिक्शन के रिगार्डिंग। तो ज्यूरिसडिक्शन की डेफिनेशन जो है वो आपके सेक्शन 2 और क्लोज नंबर उसका जो जे है उसके अंदर बताया गया कि एक कोई भी कोर्ट जिसकी एक लोकल ज्यूरिसडिक्शन होती है। लोकल ज्यूरिसडिक्शन मतलब कि अपने एरिया के अंदर अपनी जो उसकी बाउंड्री फिक्स कर रखी है उसके विद इन रह के वो अपना काम कर सकता है। तो अगर ज्यूरिसडिक्शन की एक्चुअल मीनिंग के अंदर जाएं हम लोग, तो क्या समझते हैं कि कोई भी एक जुडिशियल अथॉरिटी किसी भी पर्सन को दे रखी होती है, एक लीगल अथॉरिटी किसी कोर्ट की होती है। उस लीगल अथॉरिटी के एम्बिट में रह के वो पर्सन क्या करता है, वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आपका किसी भी केस को फाइनली डिस्पोज ऑफ या फिर उसको डील करता है। तो वही आपकी है एक लीगल पावर या फिर अथॉरिटी हम लोग बोल सकते हैं, या फिर एक तरीके से उस पर्सन को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड अथॉरिटी भी बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड उसके पास कुछ अथॉरिटीज़ हैं एक कोर्ट की, जो या फिर किसी भी केस को हियर या फिर फाइनली डिसाइड कर सकता है। उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने के लिए उसके पास 2-3 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि सेक्शन 28(9) जो सीआरपीसी है आपकी, उसके अंदर बता रखा है कि उसकी पेक्यूनरी या फिर पनिशमेंट देने की जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन है कि वो कितने तक सज़ा दे सकता है। जैसे हाई कोर्ट है तो लॉ ने जो भी प्रोवाइड कर रखी होंगी वो उतनी सज़ा कितनी भी दे रखा है, मतलब कि उसके ऊपर कोई लिमिट आपकी अप्लाई नहीं होती है। जबकि अगर बात हम करेंगे जीएमआईसी की, तो उसके अंदर आपको देखोगे कि सेक्शन के अंदर कि वो 3 साल तक की मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकता है, या फिर 10,000 तक का वो मैक्सिमम यहाँ पे जुर्माना लगा सकता है। तो 2 ज्यूरिसडिक्शन हो गई इसके अंदर, एक पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की कितने तक के केसेस को डील करेगा, वो केसेस जिनके अंदर फाइन मैक्सिमम आपके 10,000 होंगे, और दूसरा ऐसा केस जिसके अंदर पनिशमेंट जो होगी वो 3 ईयर्स की होंगी, तो उनको वो डील कर सकेगा। तो इस एक तरीके से देखा जाए ये भी उसकी ज्यूरिसडिक्शन है। अगर सेकेंड पॉइंट पर हम देखें कि ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी, तो देखते हैं कि एक लोकल एरिया होगा जो उस कोर्ट के लिए फिक्स करा होता है। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक आपका एक एरिया फिक्स करा जाएगा, जिसके अंदर वो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उस पूरे एरिया के अंदर अपनी जो भी पावर्स उसको दे रखे हैं उसको एक्सरसाइज वो कर सकता है। तो वो आपकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ही आता है। तो सीपीसी के अंदर भी आपकी इसी तरीके से है कि पेक्यूनरी रहेगी, या फिर लेक्स सीटस वहाँ पे वर्ड यूज होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जहाँ पे सिचुएट होती हैं, तो वहीं पे आप उस अपने एरिया के अंदर जो भी प्रॉपर्टी सिचुएट होगी तो उसके ऊपर वो अपना केस जो है चलाने की अथॉरिटी रखता है। पेक्यूनरी के अंदर भी यही आता है कि किसी भी केस के अंदर वो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है एक तरीके से, या फिर वो कितने तक का फाइन इम्पोज कर सकता है, इस तरीके से पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन आपकी फिक्स करी जाती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे कि इंक्वायरी और ट्रायल करने की पावर दे रखी है मैजिस्ट्रेट की, तो वो किस हद तक जाके वो यूज़ कर सकता है अपनी पावर को, कहाँ तक यूज़ करेगा, मतलब कि एक पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर रह के, या फिर आपके लोकल ज्यूरिसडिक्शन जो आपका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के नाम से बोली जाती हैं। तो इस चैप्टर के अंदर एक बार देख लेते हैं, बोलते हैं चैप्टर 13 के अंदर जो सेक्शंस है ना वो 177 से लेके 189 तक उसके अंदर कंटेन करे गए हैं। तो जो सेक्शन 177 आपका वो सिर्फ आपका एक जनरल रूल बताता है कि जहाँ पे भी आपका ऑफेंस होगा उसी एरिया के अंदर, मतलब जो कोर्ट लगता होगा उसका नियरेस्ट, मतलब मैं बात करूँ अगर हिसार कोर्ट की, तो हिसार कोर्ट के अंदर मतलब हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर उसकी पूरी
एक तरीके से आपने ज्यूरिसडिक्शन दे रखी है तो पूरे हिसार के अंदर वो अपनी एक्सरसाइज कर सकता है। जनरल तो ये चीज़ रहती है। तो बोलता है चैप्टर 13 के अंदर 177 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एक बार अपना बेयर एक्ट हो गया, अपना हाइलाइटर एक बार आप लेके बैठा करो हमेशा, और एक रेड पेन अपने साथ होना चाहिए, और प्लस ईयरफोन आप लगाए बिना लेक्चर को ना सुने, क्योंकि कई बार हो जाता है कुछ पॉइंट्स आपके हैं जो कि अगर बिना ईयरफोन के सुनते हो तो बाहर की कुछ आपकी चीज़ें हैं वहाँ पे इन्फ्लुएंस होती है, आधा दिमाग इसमें चल रहा है। तो आप दोनों कानों में सेट करोगे तो आप यहाँ पे अब आ जाइए अपने लर्निंग और लिसनिंग मोड, जिसको बोलता हूँ मैं कि लर्निंग और लिसनिंग दोनों मोड में आ जाइए। हाइलाइटर अपने ये इंस्ट्रूमेंट अपने पास रखा करो, बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए और नोटबुक भी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जो डील करेगी 177 ऑनवर्ड्स। आपके जितने सेक्शन यहाँ पे मैं कवर करवा सकूँगा उतने करवा दूंगा। 177 सेक्शन आपका है ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। इंक्वायरी और ट्रायल के लिए ऑर्डिनरी प्लेस कौन सा होगा, यहाँ पे एक ऑर्डिनरी वर्ड लिखा हुआ है। अब देखोगे ना अगर 178 के अंदर तो वहाँ पे यूज़ हो रखा है प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। अब इनमें एक ऑर्डिनरी वर्ड का ही फ़र्क है सिर्फ। 177 बोलता है कि ऑर्डिनरी मतलब जनरली प्लेस कौन सा होगा जहाँ पे इंक्वायरी और ट्रायल चलेगा। 178 आपका बता रहा है प्लेस ऑफ इंक्वायरी ट्रायल, मतलब कि एक जनरल प्लेस बता रहा है कि सबसे पहले कौन सा होगा, उसके बाद उसके एक्सेप्शन आएंगे। तो 177 पढ़ते हैं पहले। एवरी ऑफेंस shall ordinarily be inquired into and tried by the court within whose local jurisdiction it was committed। अब ये बोल रहा है कि वो कोर्ट उस ऑफेंस को ट्राई करेगा जिस कोर्ट की लोकल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर वो ऑफेंस आपका कमिट हो रखा है। मतलब एवरी ऑफेंस shall ordinarily be inquired into and tried by the court, हर एक ऑफेंस आपका जनरली इंक्वायर और ट्राई करा जाएगा ऐसे कोर्ट के द्वारा विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन, जिसकी लोकल ज्यूरिसडिक्शन के विद इन इट वॉज कमिटेड, जिसके अंदर ये ऑफेंस आपका कमिट हो रखा है वहीं पे। तो ये आपका एक जनरल रूल है कि जहाँ पे आपका ऑफेंस कमिट होगा उसी का जो नियरेस्ट जो भी कोर्ट लगेगा वो आपका यहाँ पे क्या करेगा, उस केस को ट्राई एंड फाइनली उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा। इसको हम लोग सेक्शन नंबर 407 एंड 462 के साथ भी पढ़ते हैं कि जहाँ पे आपको बायसनेस का कुछ सिचुएशन लगे या फिर आपकी एनी अदर जहाँ पे आपको कुछ ऐसी सिचुएशन लगे जहाँ पे आपको केस को ट्रांसफ़र करवा लेना चाहिए दूसरे कोर्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट यहाँ पे 407 के अंदर आपकी पावर रखता है जो केस को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह पे, और उसको साथ में आपको पढ़ना है 462 के साथ भी। तो एक बार जाके दोनों सेक्शन को एक बार आप पढ़ लेना ताकि आपको यहाँ पे रेफरेंस पता लग सके कि क्यों इसके अंदर बताया गया। फिर आपका सेक्शन आता है 178। अब 178 इसको पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ज्यूरिसडिक्शन को हमें फिक्स करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब व्हाट इज़ द मेन पर्पस बिहाइंड इट कि हमें ज्यूरिसडिक्शन बनानी पड़ी कोर्ट्स की। तो एक तरीके से देखा जाए तो देखो जनरली मतलब कि जहाँ पे ऑफेंस हुआ उसी का जो नियरेस्ट कोर्ट है मतलब उसकी ज्यूरिसडिक्शन जिसके में आता होगा वो उसको डील करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि फाइनली डिस्पोजल ऑफ करने के अंदर आपको एक टाइम सेविंग प्रोसेस हो सकता है, दूसरा बायसनेस से बच जाते हो कि हाँ अब जैसे अगर हरियाणा में आपका कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ उसके लिए केस फाइल आप करने के लिए जा रहे हो बेंगलोर में, तो मतलब अगर ज्यूरिसडिक्शन फिक्स नहीं होती तो किसी भी कोर्ट में पहुंच जाते, मतलब जहाँ पे बंदा रहता है उस जगह पे भी केस फाइल कर सकता है, ज्यूरिसडिक्शन फिर भी फिक्स है कि वहाँ पे भी केस फाइल कर सकता है, वो इस्टेब्लिश लॉ है। अगर नहीं होता तो मतलब कोई भी बंदा मुंह उठा के कहीं पे भी चला गया। अब कोर्ट ये थोड़ी ना मतलब कि एक एक चीज़ के ऊपर डिटेल में जाएगी, पहले आप दूसरे एरिया का पता करो जी, उस एरिया से आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। वो बंदा कहीं और का था जो ऑफेंस करके आया था, जैसे आप अगर दिल्ली चले गए तो बोलता है कि दिल्ली में केस फाइल ना करके अगर मतलब कि ज्यूरिसडिक्शन फिक्स नहीं होती तो ऑफेंस दिल्ली में हुआ, ऑफेंस जो कमीशन करने वाला पर्सन था वो आपका हो सकता है वेस्ट बंगाल का था, जिसके ऊपर ऑफेंस हुआ वो हरियाणा का है। तो ये तीनों आपके एक तरीके से ज्यूरिसडिक्शन रखते हैं कि वहाँ पे केस फाइल हो सकता है, लेकिन अगर ज्यूरिसडिक्शन फिक्स नहीं होती तो बंदे मतलब कि बंगाल से बीच में जो भी रास्ता है कहीं पे भी मन कर गया वहीं पे केस उठा के डाल दिया, वहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी, वहाँ की लोकल पुलिस को उस लोकल एरिया के अंदर जहाँ का वो रिजाइड वगैरह रहता है या फिर दूसरी जगह पे जहाँ से आप आए हो केस फाइल करने उस जगह पे भेजेंगे पहले। अक्रेंस प्लेस आपका दिल्ली है, केस फाइल आप बेंगलोर में कर रहे हो तो बेंगलोर वाली जो पुलिस होगी वो आपकी पहले दिल्ली में आएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेगी। हो सकता है कि मैजिस्ट्रेट को उसके केस के अंदर इंक्वायरी भी करनी पड़े, तो इंक्वायरी करने के लिए वहाँ से फिर ऑर्डर आएंगे, तो इस तरीके से इनकन्वीनियंस हो जाता है सारी चीज़ें। तो इसलिए फिक्स करी जाती है कि आप एक लोकल एरिया फिक्स रखो जिसके अंदर वो इन्वेस्टिगेशन भी कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो आप विद परमिशन मतलब कि बाहर भेज के उनकी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो। वो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर मतलब एक एरिया का पुलिस ऑफिसर दूसरी जगह पे जाके अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। तो ये मतलब इनकन्वीनियंस ना हो, डिले ऑफ जस्टिस ना हो पाए, तो इससे बचने के लिए आपकी ज्यूरिसडिक्शन फिक्स करी जाती है। तो अब यहाँ पे 178 है, बोलते हैं प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल।
और वर्ड है, मतलब कि इंक्वायरी कहीं पे भी हो सकती है, उसका ट्रायल कहीं और भी हो सकता है। ऊपर वाले 177 के अंदर इंक्वायरी एंड ट्रायल था कि जहाँ पे ऑफेंस हुआ उसी का जो कोर्ट लगता होगा वही इंक्वायरी करेगा, वही उसकी ट्रायल चलाएगा। लेकिन 178 ऑनवर्ड्स आपके सेक्शन है, सारे एक्सेप्शन है सेक्शन 177 के जनरल रूल की। यहाँ पे इंक्वायरी एक कोर्ट कर सकता है, उसकी जो ट्रायल चलाना वो भी दूसरा कोर्ट कर सकता है। तो 178 में आपका व्हेन इट इज़ अनसर्टेन इन विच ऑफ द सेवरल लोकल एरियाज एन ऑफेंस वॉज कमिटेड। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा कि कोई एक पर्सन है ए, सपोज ए पर्सन है, वो हिसार का रेजिडेंस है और उसकी ज़मीन है हिसार और भिवानी के बिल्कुल बॉर्डर पे। वहाँ पे जाके कोई ऑफेंस कमिट होगा, मतलब हिसार वाले बंदे ने ही अपनी उस ज़मीन में जाके कोई ना कोई ऑफेंस कर दिया किसी बी पर्सन के अगेंस्ट में। अब उस बी पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि ये जो पर्टिकुलर प्लेस है जिस जगह पे ये ऑफेंस मेरा कमिट हुआ मेरे खिलाफ, उसके लिए मैं हिसार कोर्ट में जाऊँ या फिर मेरे को भिवानी कोर्ट में जा रहा है। तो मतलब एक तरीके से आपकी अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट उस मेन पर्सन को जिसके अगेंस्ट में ये ऑफेंस हुआ है। तो जब पता नहीं चलता तो उसकी केस के अंदर क्या हो सकता है कि वो किसी भी कोर्ट के अंदर जा सकता है। वो नीचे बताऊंगा, इसके अंदर लास्ट लाइन में लिखा है कि वो कहाँ पे केस फाइल करेगा। जनरल बात ये हो रही है कि एक सिचुएशन वो है जहाँ पे उस पर्सन को ही नहीं पता चल रहा कि ये ऑफेंस एक्चुअली कौन सी जगह पे, मतलब कमेंट आपकी कमीशन हो रखी है, किस जगह पे आपका ये ऑफेंस कमिट हुआ कि मैं किस कोर्ट के अंदर चला जाऊँ। दूसरा बोलता है व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड पार्टली इन वन लोकल एरिया एंड पार्टली इन अनदर। कोई ऐसा ऑफेंस हो सकता है जिसके अंदर आपके 2-3 पार्ट्स को पूरा अगर आप करोगे, मतलब हर एक पार्ट को जो परफॉर्म करोगे तब जाके वो ऑफेंस आपका कंप्लीटली कमिट हो पाएगा। तो ये यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक लोकल एरिया के अंदर आपका एक ऑफेंस हुआ, उसका एक पार्ट, लोकल एरिया दूसरे में पहुंच गए थे तब जाके उसका दूसरा पार्ट कमिट हुआ था, तब आपका ये ऑफेंस कंप्लीट हुआ था। मतलब यहाँ से चले हो आप, बस में ट्रैवल कर रहे हो, तो ट्रैवलिंग के अंदर क्या हुआ, हिसार में आपके साथ कुछ ऑफेंस हुआ, उसके बाद जैसे ही आपने एंटर करा भिवानी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर तो वहाँ पे भी जाके कोई और दूसरा ऑफेंस कमिट हो गया था। तो मतलब कि एक ही ऑफेंस के दो पार्ट्स, लेकिन अपने आप में वो पार्ट भी ऑफेंस थे। तो जिस जगह से चले वहाँ से लेके जिस जगह पे पहुँचे हो वहाँ दोनों जगह आपका केस फाइल करने का राइट आ जाएगा, दोनों कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन बन जाएंगी। थर्ड बोलता है वेयर द ऑफेंस इज कंटिन्यूइंग वन एंड कंटिन्यूज टू बी कमिटेड इन मोर लोकल एरियाज देन वन। अब ये बता रहा है कि कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। कंटिन्यूइंग ऑफेंस आप एक तरीके से देखते हो कि जैसे किडनैपिंग का केस होगा, आपका एक तरीके से अबडक्शन का केस है, मतलब यहाँ से आपने किडनैप कर लिया, जहाँ जहाँ लेकर जाओगे वो हर जगह पे तो ऑफेंस होता ही जाएगा ना, मतलब ये तो है नहीं कि कंप्लीट ही हो गया है। अब वो जहाँ जहाँ लेके जाते जाओगे हर जगह पे वो अपने आप में ऑफेंस बनता गया है। तो वो ऑफेंस आपका कंटिन्यूइंग वन था और कंटिन्यूज टू बी कमिटेड इन मोर लोकल एरियाज देन वन। अब ये क्या हो रहा है कि एक से ज़्यादा जगह पे, मतलब आलिया भट्ट की कोई एक आपकी मूवी थी हाईवे मूवी, इसके अंदर क्या कर रहा है कि अबडक्शन करेगा, पूरे देश में घुमा रहे हो, तो इस तरीके से जहाँ जहाँ वो जाएगा हर जगह का ऑफेंस यहाँ पे बोला जाएगा और वो अपने आप में कंटिन्यूइंग ऑफेंस होगा। लास्ट में बोलता है वेयर इट इज कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्ट्स डन इन द डिफरेंट लोकल एरियाज, या फिर मतलब ऐसा है कि एक ऑफेंस तो कमिट हुआ लेकिन वो यहाँ पे क्या है, सेवरल एक्ट उसको कंप्लीट करने पड़े, मतलब हर जगह पे जो भी ऑफेंस करता जाएगा वो भी अपने आप में क्या होगा, एक ऑफेंस है, तो हर जगह आपका केस फाइल करने का राइट रहेगा। इट मे बी इंक्वायर्ड इनटू ट्राइड बाय द कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर एनी ऑफ सच लोकल एरिया। उनमें से किसी भी लोकल एरिया का यहाँ पे राइट आ जाएगा, जिस भी लोकल एरिया के अंदर इनमें से कोई भी पार्ट आपका कमिट हुआ है तो वहाँ पे आपका कोर्ट केस वहाँ पे ट्राई कर सकता है, उसको इंक्वायर कर सकता है। देन आपका सेक्शन आ जाता है 179। 179 आपका बात कर रहा है कि एक लोकल एरिया के अंदर तो कोई ऑफेंस हुआ था और दूसरे लोकल एरिया में उसकी अब कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए। मतलब कि अगर बात कर रहे हैं ए और बी दो पर्सन्स थे, उनकी फाइट लड़ाई हो रही है एक जगह पे, उनने चोट मारी है हिसार के लोकल एरिया के अंदर और उसको फिर दाखिल करवाया गया, एडमिट आपने करवा दिया रोहतक पीजीआई में, वहाँ पे जाके उसकी डेथ कोज हो गई है। तो मतलब क्या हुआ कि मेन एक्ट है वो हिसार में कमिट हुआ था, उसके बाद उसका जो रिजल्ट था वो कहीं और निकल के आया, तो दोनों जगह पे आप केस फाइल कर सकते हो। अभी क्या बोल रहा है 179, ऑफेंस ट्राइबल व्हेन वेयर द एक्ट इज डन और द कॉन्सिक्वेंसेज एनश्यूज। एनश्यूज आपका होता है जैसे कि रिजल्ट निकल के आना, आउटकम हो जाना, उसका पीछा करना एक तरीके से। तो ये बोलता है व्हेन एन एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनीथिंग विच हैज़ बिन डन, तो कोई भी एक्ट जो है आपका एक ऑफेंस हो गया क्योंकि वो इसलिए हुआ क्योंकि उसके लिए कुछ किया गया है, एंड ऑफ ए कॉन्सिक्वेंसेज विच हैज़ एंश्योर्ड, और एक उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेज निकला, द ऑफेंस मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय द कोर्ट। मतलब कि उस ऑफेंस के ऊपर इंक्वायरी भी करी जा सकती है और उसका ट्रायल चलाया जा सकता है विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन, उस लोकल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर सच थिंग हैज़ बिन डन, या तो वो काम जो किया गया था वो
और सच कॉन्सिक्वेंसेज हैज़ एंश्योर्ड, मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया ना कि हिसार कोर्ट के लोकल एरिया के अंदर किसी के साथ लड़ाई में मारपीट करी गई और रोहतक पीजीआई में उसकी डेथ को कमिट हो गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, हिसार कोर्ट की भी और आपकी जो रोहतक कोर्ट है वहाँ पे भी उसकी ज्यूरिसडिक्शन बन जाएगी, दोनों जगह में से कहीं पे भी वो केस फाइल कर सकता है। तो ये आपका आ जाता है 179 के अंदर। फिर 180 आपका बात करता है ट्रायल ऑफ द प्लेस ऑफ ट्रायल विद द एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू द अदर ऑफेंस, मतलब कि एक ऐसा एक्ट जो है वो अपने आप में वैसे तो ऑफेंस था, लेकिन अगर जनरली पहले समझ लेते हैं कि एक आदमी जो कोई भी जनरल एक्ट कर रहा है, उसने जनरल एक्ट करा एक जगह पे, दूसरी जगह पे जाके दूसरा एक्ट कर दिया, वो अपने आप में ऑफेंस था। वो ऑफेंस होने का रीज़न क्या था कि पहली वाली जगह पे जो आपने एक्ट किया था उसी के रिलेशन में था, मतलब कि अगर पहला एक्ट नहीं करते आप तो दूसरा ऑफेंस अपने आप में नहीं होने वाला था। जैसे माचिस लेने की बात करूँ मैं, कि आपने माचिस खरीदी हिसार कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में, जैसे ही आपने रोहतक कोर्ट में ज्यूरिसडिक्शन के अंदर एंटर कराना, वहाँ आग लगा दी। अब इंटेंशन देखी जाएगी, माचिस खरीदने की आपकी इंटेंशन क्या थी, इनिशियल स्टेज पे इंटेंशन आपकी थी कि मर्डर करना है, मतलब कि मेरे को किसी के घर में आग लगाना या फिर किसी बंदे को आग लगा के मेरे को मार देना है। तो जो एक्ट था पहले वाला, माचिस खरीदना, अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं था, ऑफेंस नहीं था वो जब आपने माचिस खरीदी, लेकिन उस माचिस का अगर मिसयूज़ कर लिया तो वो ऑफेंस था दूसरी जगह पे। तो ये पहले वाली जगह जहाँ पे आपने वो एक्ट कर रखा था उस जगह पे भी केस फाइल हो सकता है, और जिस जगह पे आपने वो ऑफेंस कमिट करा था वो भी आपकी जगह है जहाँ पे केस फाइल हो सकता है। देखते हैं पढ़ के एक बार। व्हेन एन एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ इट्स रिलेशन टू अदर एक्ट विच इज ऑल्सो एन ऑफेंस, मतलब कि एक एक्ट आपका जो ऑफेंस है क्योंकि उसका रिलेशन पहले वाले किसी एक्ट से है और वो भी अपने आप में ऑफेंस था। विच वुड बी एन ऑफेंस, अब वो ऑफेंस बन जाएगा या फिर बन जाता इफ द डूअर वर कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, अगर वो पर्सन मतलब कि जिसने वो ऑफेंस कमिट करा है वो भी आपका कैपेबल होता ऑफेंस करने में, तो वो आपका एक्ट जो है वो ऑफेंस बन जाता। द फर्स्ट मेंशन ऑफेंस मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय द कोर्ट विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन आइदर एक्ट वाज डन। अब ये बोल रहा है कि फर्स्ट मेंशन मतलब कि जो आपने पहले वाला एक्ट करा जिसके साथ जुड़ने की वजह से, मतलब ये दो एक्ट हैं, ये एक्ट आपने किया, इसका इसके साथ कुछ रिलेशन था, इस वजह से ये ऑफेंस बन गया। मतलब अगर ये वाला एक्ट इसका रिलेशन कुछ बने, मतलब मान के चल रहे हैं कि ये पर्सन यहाँ पे क्या करता है, इसको अबेटमेंट कर रही है। अब इसकी अबेटमेंट अगर इसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला था तो ये एक्ट नहीं करने वाला था, जिसने अबेटमेंट करी और इसने एक्ट कर दिया, तो जिस जगह पे अबेटमेंट हुई, जिस जगह पे आपका ये एक्ट हो गया, तो ये आपके दोनों जगह पे केस फाइल आपके हो सकते हैं, दोनों कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन बन जाएंगे। फिर 180 के बाद एक बार मैं सेक्शन 184 को कवर कर रहा हूँ, उसके बाद 181 वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। इधर आपका बात करता है प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर द ऑफेंसेस ट्रायबल टुगेदर, मतलब आपकी प्लेस ऑफ ट्रायल की बात हो रही है कि ट्रायल कहाँ पे चलेगा, किन ऑफेंसेस के लिए जिनको आप एक साथ ट्राई कर सकते हो। अब ये अलग से उसके अंदर सेक्शन मेंशन कर रखे हैं आपके चार्ज के चैप्टर में 219 220 23 आपका है, एक 21 भी है। तो इन 4 सेक्शन में बताया गया कि कब कुछ पर्सन्स होंगे जिनको एक साथ ट्राई किया जाएगा और कब कुछ ऑफेंसेस होंगे जिनको एक साथ ट्राई करे जा सकते हैं। तो इसमें बोलता है वेयर द ऑफेंस कमिटेड बाय एनी पर्सन, अगर कोई भी आपका ऑफेंस है जो कि कमिट किया गया किसी एनी पर्सन के द्वारा, आर सच दैट ही मे बी चार्ज विद और ट्राइड एट वन ट्रायल और ईच सच ऑफेंस बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ 219 220 221 के अंदर, जहाँ पे मतलब बोल रहा है कि एक जॉइंट ऑफ चार्ज की बात कर रहा है कि एक साल के अंदर 3 एक जैसे ऑफेंस कमिट कर दिए, जहाँ पे आपका एक तरीके से देखा जाए कि एक से ज़्यादा ऑफेंसेस आपने जहाँ पे ट्रायल आपके ऑफेंस कर रखे हों, एक बोलता है कि जहाँ पे आपको डाउटफुल हो कि कौन सा ऑफेंस आपने एग्जैक्टली कमिट कर रखा है, तो कुछ सिचुएशन आपकी ऐसी आ जाती हैं। तो इनके अंदर जब भी उनको एक साथ ट्राई करने का राइट रहेगा तो वो उनके रिगार्डिंग है। दूसरा बोलता है व्हेन द ऑफेंस और ऑफेंसेस कमिटेड बाय सेवरल पर्सन्स, यहाँ पे आपका क्या है कि एक से ज़्यादा कुछ पर्सन्स हैं, जैसे सेक्शन 30 आता है ना एविडेंस एक्ट का, जिसके अंदर बोलता है कि जब एक पर्सन कन्फेशन कर देता है दूसरे को एक्यूज के अगेंस्ट में, और वो होता है जब उनका जॉइंट ट्रायल चलता हो तो वो वैलिड माना जाएगा। तो उनके रिगार्डिंग बात करता है कि कोई भी कुछ पर्सन्स हैं जिन्होंने कोई ऑफेंस मिल के कमिट कर रखा है। Several persons are such that they may be charged with or tried together by virtue of section 223 223 CRPC के हिसाब से उनको ट्राई विद करा जा सकता है। तो the offences may be inquired into or tried by the court competent to inquire into or try any of such offences। अभी आपका जैसे 219 220 221 था, इनके अंदर आपका क्या है कि ऑफेंसेस कई सारे हैं, बंदा करने वाला एक है। 23 आपका क्या बात करता है 223 बी क्लोज इसका, जो यूँ बोल रहा है कि आपके कई सारे बंदे हैं जिन्होंने एक ऑफेंस कमिट कर रखा है।
तो इनके रिगार्डिंग कोई भी वो कोर्ट जो इन एक एक एक्ट को यहाँ पे ट्राई विद करने के लिए, मतलब ट्रायल चलाने के लिए एक एक यहाँ पे जो आपका कॉम्पिटेंट था वो यहाँ पे कॉम्पिटेंट हो जाएगा सबको ट्राई विद करने का। जैसे 219 के अंदर 3 ऑफेंस कमिट कर रखे हैं, 3 में से एक को भी अगर कोई कोर्ट आपका कॉम्पिटेंट है ट्राई करने के लिए तो वो तीनों के रिगार्डिंग आपकी ज्यूरिसडिक्शन उसके पास आ जाएगी। फिर आपका 23 के अंदर है कि एक पर्सन का अगर सिंगल पर्सन केस करता तो उसको वो कोर्ट ट्राई विद कर सकता था। अब 2 बंदों ने मिलकर कर दिया तो भी वो कोर्ट यहाँ पे ट्राई विद कर सकता है। तो जहाँ जहाँ जिस एरिया के अंदर ये ऑफेंस होते जाएंगे उनकी ज्यूरिसडिक्शन बनती जाएगी और उनको कलेक्टिवली एक साथ उनको आप ट्राई विद कर सकते हो। अब 181 आपका एक स्पेशल सेक्शन की बात करता है। पीछे के सेक्शन आपके आए थे जनरल सेक्शन कि मतलब एक एरिया के अंदर ऑफेंस हो गया, एक जगह पे ऑफेंस हो गया, एक से ज़्यादा जगह दूसरी जगह पे ऑफेंस हो गया, या फिर आपके डाउटफुल था तो वो सिचुएशन। 181 आपका बात करता है कि स्पेशल कुछ आपके केसेस हैं, क्लास ऑफ केसेस एक तरीके से है कि किडनैपिंग का केस होगा, अबडक्शन है, या फिर आपका जैसे एक जगह से स्टोलन प्रॉपर्टी को दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया गया, तो ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पे है। अब देखते हैं 181 आपका बात करता है प्लेस ऑफ ट्रायल इन द केसेस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, मतलब कुछ केसेस में प्लेस ऑफ ट्रायल कौन सा होगा। बोलता है एनी ऑफेंस ऑफ बीइंग ए ठग, या फिर मतलब कि यहाँ पे बता रहा है कि कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि 310 IPC के अंदर फॉल करता है, ठग के अंदर। दूसरा बोलता है मर्डर है 302 के अंदर, किसके द्वारा, ठग के द्वारा है। तो 302 का ऑफेंस कमिट किया 310 के हिसाब से, तो 310 के अंदर ही ये फॉल कर रहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसने जो कि ठग था और उसने यहाँ पे मर्डर कर दिया, या फिर नॉर्मल मर्डर हो रखा है, या फिर डेकोइटी है, या फिर ऑफ डेकोइटी विद मर्डर 396 का केस, और ऑफ बिलोंगिंग टू ए गैंग ऑफ द डेकोइट, डेकोइट का गैंग है आपका तो 400 IPC आपके लग जाती है तो उसके अंदर फॉल करता हो। और स्केपिंग फ्रॉम द कस्टडी, या फिर एक पर्सन कस्टडी से भागने का यहाँ पे ऑफेंस कमिट करके बैठा हो। मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय द कोर्ट विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन द ऑफेंस वाज कमिटेड और द एक्यूज्ड पर्सन इज फाउंड। अब ये 2 जगह आई, जिस जगह पे वो ठग पर्सन ऑफेंस कर रहा है, जिस जगह पे उस ठग ने मर्डर किया, जहाँ पे किसी भी पर्सन ने डेकोइटी कमिट करी है, या फिर कोई भी पर्सन ऐसा जो कि गैंग ऑफ डेकोइट था और वो जहाँ पे पकड़ा गया, और जिस जगह पे उन्होंने गैंग बनाई थी वो जगह हो गई, या फिर आपका ऐसी कोई भी जगह जहाँ से वो कस्टडी में से भाग गया था। तो ये हो गया लोकल जहाँ से ये ऑफेंस कमिट हुआ। उसके बाद दूसरी जगह जहाँ पे वो पर्सन पकड़ा जाएगा उस जगह पे भी आपके केस फाइल करने की राइट रहेंगे, वहाँ पे भी आप केस फाइल कर सकते हो और वो भी आपकी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन रहेगी, वो आपको यहाँ पे डील कर लेंगे। दूसरा बोलता है एनी ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग और अबडक्शन ऑफ ए पर्सन मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय द कोर्ट विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन द पर्सन वाज कमिटेड और किडनैप्ड और अबडक्टेड और वॉज कन्वेड और कंसील्ड और डिटेन्ड। अब इसके अंदर बोल रहा है कि किसी भी पर्सन को एक जगह से अगर किडनैप किया गया या फिर उसको अबडक्ट किया गया था तो वो जगह, उसके बाद जिस जगह पे उसको कंसील करके रखा गया था, जहाँ पे उसको कन्वे किया गया था, यहाँ पर जिसको डिटेन करके रखा गया था, तो वो सारी जगह आपकी लोकल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ही आ जाती है कि हमारे यहाँ पे भी ऑफेंस हुआ है, क्योंकि अपने आप में कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। तो जिस जगह पे लेके जाओगे वहाँ की कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनती जाएगी। तीसरा बोलता है कि अगर आपने ऑफेंस किया थेफ्ट से रिलेटेड, एक्सटोर्शन से रिलेटेड या फिर रोबरी से रिलेटेड, तो वो भी इसके अंदर आपकी एक जैसी ही बात करते हैं। बोलता है मे बी इंक्वायर्ड इनटू ट्राइड बाय द कोर्ट विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफेंस वाज कमिटेड और द स्टोलन प्रॉपर्टी विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द ऑफेंस वाज पजेस्ड बाय एनी पर्सन कमिटिंग इट। अब ये बोल रहा है कि अगर ए पर्सन ने थेफ्ट करके प्रॉपर्टी हिसार से पहुंचा दी भिवानी में, और भिवानी में किसी पर्सन ने उसको रिसीव कर लिया, क्योंकि वो प्रॉपर्टी कैसे बन जाएगी, थेफ्ट से जो प्रॉपर्टी आती है, एक्सटोर्शन से जो प्रॉपर्टी आए आपकी, या फिर आपकी रोबरी से जो प्रॉपर्टी मिलेगी उसको बोला जाता है आपकी स्टोलन प्रॉपर्टी। तो स्टोलन प्रॉपर्टी को विद नॉलेज रिसीव करना भी अपने आप में ऑफेंस है। तो बोलता है कि जिस जगह से आपकी प्रॉपर्टी चोरी हुई, जहाँ पे आपके साथ आपकी रोबरी हुई है या फिर आपके खिलाफ एक्सटोर्शन हुआ, उस जगह के साथ भी, और जिस जगह पे आपकी स्टोलन प्रॉपर्टी कन्वे करी गई है, जहाँ पे डिटेन करके रखी है, रिसीव हुई है, वहाँ पे भी केस फाइल हो सकता है। तो यही आपका थर्ड क्लॉज आपका बात कर रहा है। और द स्टोलन प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट ऑफ द ऑफेंस वाज पजेस्ड बाय एनी पर्सन कमिटिंग इट और बाय एनी पर्सन हु रिसीव्ड और डिटेन्ड सच प्रॉपर्टी नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव इट टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी। उसको पता होते हुए उसने प्रॉपर्टी रिसीव करी है, तब यहाँ पे वो ट्राइबल हो जाएगा। फोर्थ बोलता है कि अगर किसी भी पर्सन ने मिस अप्रोप्रिएशन कर रखा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रखा है, उनके केसेस के अंदर भी आपका मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय द कोर्ट विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन द ऑफेंस वाज कमिटेड और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द ऑफेंस वाज रिसीव्ड और डिटेन्ड। मतलब कि एक ए पर्सन ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी करके अपनी प्रॉपर्टी को कहीं और पे बेच दिया, और सामने से किसी पर्सन ने उसको रिसीव कर लिया या फिर वो यहाँ पे रिटेन करके बैठा है, तो वॉज रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न और अकाउंटेड फॉर बाय द एक्यूज्ड। उस जगह पे होगा जहाँ पे लाइबल रहेगा एक्यूज्ड, एक तो कि वो रिटर्न करेगा, फिर उसको हिसाब किताब भी देना पड़ेगा।
तो जिस जगह पे हिसाब किताब देना है वो जगह पे भी आपकी, जहाँ पे वो रिटर्न करनी थी वो जगह पे भी आपकी। उसके बाद आपकी, जैसे कि एग्जांपल लेके समझते हैं कि मैं यहाँ पे सेलर हूँ, मैंने सामान अपने ड्राइवर को दे दिया और बोल दिया कि भिवानी में आपके पास वो दे के जाएगा। अब यहाँ से मैं सामान तो दे चुका हूँ, अब सामान का उसने क्या किया, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी भी कर रहा है और प्लस में उसने मेरा जो विश्वास था, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी उसने कमिट कर दिया और उन्होंने प्रॉपर्टी बीच में कहीं और दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर दी। अब वो पकड़े गए, अब पकड़े गए तो कहाँ कहाँ केस फाइल होगा, एक जगह तो वो जिसको उस प्रॉपर्टी का हिसाब किताब दिया जाना चाहिए था, मतलब मेरे पास। दूसरा इसलिए भी क्योंकि यहाँ से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है। दूसरी जगह कौन सी होगी, जहाँ पे वो प्रॉपर्टी पकड़ी गई है, दो। और तीसरी जहाँ पे वो रिसीव आपने करके, हो सकता है कि कहीं पे उसने रिटेन कर रखी थी, बाद में करी है, ट्रांसफ़र करी है, तो वो सारी जगह जहाँ से उस प्रॉपर्टी का लिंक बनता होगा वहाँ केस फाइल हो सकेगा। और लास्ट आपको बोलता है एनी ऑफेंस विच इंक्लूड्स द पोजेशन ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी। स्टोलन प्रॉपर्टी 410 IPC में बता रखी है, तो उसके पोजेशन के लिए यहाँ पे ऑफेंडर बन गया। मे बी इंक्वायर्ड इनटू ट्राइड बाय द कोर्ट विद इन हुज लोकल jurisdiction द ऑफेंस वाज कमिटेड और द स्टोलन प्रॉपर्टी वाज possessed by any person who received or retained it knowing or have reason to believe it to be stolen property। उसको पता होते हुए उसने रिसीव कर रखी प्रॉपर्टी को, तो ये फिफ्थ क्लोज के अंदर आपका लायबल हो जाएगा कि जहाँ से वो प्रॉपर्टी आपकी, जिस जगह पे पोजेशन पकड़ा गया उस जगह आपका ये केस फाइल हो जाएगा। तो ये सारे क्लोज आपके 181 के अंदर एक तरीके से स्पेशल ऑफेंसेस बताते हैं कि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी ट्रांसफ़र करोगे जहाँ पे उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती हो, जिस जगह पे आपकी प्रॉपर्टी पकड़ी गई है, जहाँ से वो प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफ़र करी गई है, जिस जगह पे ट्रांसफ़र करी गई, तो सारी जगह आपका केस फाइल हो सकता है। तो ये थे आपके सेक्शन नंबर 177, 178, 179, 180 और 184 और 181 सॉरी। तो ये सेक्शन हो गए। बाकी के सेक्शन मैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो आपका भी एक बोरिंग सा हो जाता है कि हाँ यार इतना लंबी वीडियो तो कौन देखे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, आपको कंटेंट समझ आ रहे हों, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दिया करो। और वीडियो के जो मतलब कि कुछ कंटेंट है, केस क्लोज वगैरह हैं, वो मैं आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, तो उसका लिंक भी मैं यहाँ पे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।